दिन के 10 बज रहे थे जब हमारी जीप जम्मू के शहर में दाखिल हुई। इस शहर में भी अपने कमांडो मिशन के दौरान मैंने बड़े मार के मारे थे, मगर उस वक्त मेरी शक्ल आमिर की थी और अब मेरी शक्ल कैप्टन मेहता की थी और मुझे कोई नहीं पहचान सकता था। जम्मू इंटेलिजेंस ऑफिस में पुलिस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अफसरों और अहलकारों ने मेरा स्वागत किया। मेरी तस्वीर उनकी फाइल में मौजूद थी, जिसमें और मेरी शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। रस्मी तौर पर मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड चेक किया गया। सीक्रेट फाइल के कागजात मैंने सिर्फ डायरेक्टर जम्मू इंटेलिजेंस को ही देखने के लिए दिए थे। उसने फाइल को एक नजर देखा। फाइल बिल्कुल असली थी। जगह जगह इंडियन वजारत दाखिला और CIB के अफसरों की मोहरें लगी थी, जो सबकी सब असली थी। फाइल बड़े एहतराम से मेरे हवाले कर दी गई। यहाँ से एक बार फिर दिल्ली के हेडक्वार्टर में फोन करके मेरे डायरेक्टर वर्मा से बराह रास्त मेरी बातचीत करवाई गई। वो बेहद खुश थे और बार बार कह रहे थे कि भगवान की बड़ी कृपा हुई, तुम न सिर्फ क्रैश में जिंदा बच गए बल्कि सीक्रेट फाइल भी बचा कर ले आए। जम्मू में भी सब ने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो आपके जीवन से भी निराश हो चुके थे। दोपहर को वहाँ के अफसरों के साथ मैंने भोजन किया। गुस्ल करने के बाद ताज़ा दम हुआ और 2 बजे की स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली की तरफ परवाज कर गया। पहला मरहला बखैर खूबी तय हो गया था। अब सबसे कठिन मरहला दिल्ली में मेरी राह देख रहा था और मैं ज़हनी तौर पर इस मरहले की कड़ी से कड़ी आजमाइश के लिए पूरी तरह तैयार था। जहाज में मैं सो गया। ये जगह नींद करने के लिए बेहद मौजूद थी। जहरीला सिगार वैसे ही मेरी जेब में था। किसी ने मेरी तलाशी नहीं ली। जहाज दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतर रहा था। मैं खिड़की में से नीचे देख रहा था। धूप निकली हुई थी। गुरूब आफ्ताब का वक्त ज्यादा दूर नहीं था। दिल्ली शहर की कदीम और जदीद इमारतें नर्म धूप में साफ नजर आ रही थी। एक जानिब मुझे कुतुब साहब की लाठ और दाहिनी जानिब जामे मस्जिद के मीनार और गुंबद दिखाई दिए। फिर जहाज रनवे पर लगते ही दौड़ने लगा और उसकी रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई। मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ जहाज से निकल कर लाउंज में आया तो खुदा जाने कौन लोग थे जो फूलों के हार लिए मेरी तरफ बढ़े। ये गालिबन मेरे दिल्ली के अफसरान और अहलकार थे, लेकिन मैंने अपनी वालिदा, बहन कृष्णा कुमारी और खास तौर पर सुजाता अपनी महबूबा को पहचान लिया। वालिदा ने मुझे सीने से चिमटा लिया। वो रोए जा रही थी। मैंने उनके पांव छू लिए। मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी तो मुझसे लिपटी जा रही थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। उसका खावंद हरि प्रसाद भी वहां आया था। उसने भी मुझे गले लगा लिया। दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे, जिनके बारे में मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मालूम होने वाला था कि इनमें से कौन क्या है। मेरी महबूबा सुजाता मेहता मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखे जा रही थी और मेरे पहलू में थी। मैंने अपनी वालिदा के कांधे पर हाथ रखा हुआ था और यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैंने पाकिस्तान की कैद में बड़े मुसीबत के दिन गुजारे हैं, बड़ी अजियत बर्दाश्त की है और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरे डायरेक्टर वर्मा साहब की तस्वीर भी मुझे पाकिस्तान में दिखा दी गई थी। उनसे मैंने इंतहाई अदब और गर्मजोशी से बगलगिरी की थी और हाथ जोड़कर कहा था, सर, भगवान ने बड़ी कृपा की कि कागजात बचा कर ले आया हूँ। उन्होंने मुझे गले लगाकर मेरी पीठ पर थपकी दी और कहा, कैप्टन मेहता, हमें तुम पर बड़ा गर्व है। मैंने ब्रीफकेस उनके हवाले कर दिया। दफ्तर के दूसरे लोग भी मुझे धन्यवाद कहते नहीं थकते थे। उनकी सूरतों से मैं आहिस्ता आहिस्ता आशना हो रहा था। वर्मा जी ने बाहर आते ही कहा, मेहता जी, तुम अब घर जाकर अपने परिवार के पास आराम करो। बेशक कल भी छुट्टी कर लेना, मैं खुद तुम्हारे पास आकर दर्शन कर लूंगा। परसों मैंने जनरल मीटिंग रखी है। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। एक एम्बेसडर भारतीय गाड़ी जिसमें मेरी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी, सुजाता मेहता और हरि प्रसाद जी बैठकर अपने दिल्ली नगर वाले बंगले की तरफ चल पड़े। कृष्णा के बच्चे भी उस गाड़ी में बैठे थे। माता जी ने मुझे अपने गले से लगा रखा था। सबसे बड़ी कामयाबी की बात यह थी कि किसी एक लम्हे के लिए भी ये शुबा नहीं हुआ था कि मैं असली कैप्टन रामकिशन मेहता नहीं हूँ। अपने मोती नगर वाले बंगले की तस्वीर भी मुझे पहले से दिखा दी गई थी। जब गाड़ी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई मोती नगर के इलाके में पहुंची तो एक मोड़ काटने के बाद उसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैंने तस्वीर वाले बंगले को पहचान लिया। मैंने माता जी से कहा, माता जी, मुझे लगता था अब अपने घर के दर्शन कभी नहीं होंगे। माता जी रोने लगी। फिर मेरा माथा चूमकर बोली, पुत्र, मैंने भगवान कृष्ण और काली माता से प्रार्थना की थी, कुतुब जी पर भी जरी की चादर चढ़ाऊंगी। हे भगवान, तूने विधवा पर बड़ी कृपा की। मैंने पीछे से हाथ खिसकाकर सुजाता का हाथ दबाया। उसने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा रही थी। गाड़ी बंगले के छोटे से गेट में से गुजरकर बंगले के बरामदे के सामने खड़ी हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि बंगले का हुदूद दरबा क्या है। जाहिर है वहाँ मेरा कमरा भी होगा और मुझे उस कमरे की सम्मत का इल्म नहीं था। मैं कस्तन अपनी माता जी, बहन कृष्णा कुमारी और सुजाता के पीछे चलने लगा ताकि वो खुद ही मेरे कमरे की तरफ ले जाएं, और ऐसा ही हुआ। बंगले के अंदर एक छोटी सी राहदारी थी जिसके आमने सामने 3 कमरे थे। पीछे भी एक छोटा सा लॉन जिसके बरामदे में किचन और बाथरूम थे। मेरा कमरा अकबी बरामदे में बाथरूम के साथ ही था। माता जी ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, पुत्र, किशन भगवान की दया से तू फिर अपने कमरे में आया है। ठहर, मैं भगवान की मंगल धन की आरती उतारती हूँ। और माता जी ने वहीं खड़े खड़े मंगल आरती गानी शुरू कर दी। कृष्णा कुमारी किचन से सरसों का तेल ले आई। सुजाता मेरे करीब ही खड़ी मेरी
मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सांवली दराज कद की लड़की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी, बाल भी काफी लंबे थे और साड़ी में वो कोई देवी लग रही थी। खुदा खुदा करके मुझे अपने बल्कि यूं कहना चाहिए कि मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता के कमरे में जाने का मौका मिला। मैं जाते ही पलंग पर गिरा और कहा, माता जी मुझे नींद आ रही है। मैं सुजाता को बुलाते हुए झिझक महसूस कर रहा था, जबकि ये झिझक इन लोगों के माहौल के मुताबिक अजीब और गैर मानूस थी। आखिर मेरी बहन कृष्णा कुमारी ने कह ही दिया कि किशन भैया तुम सुजाता से नाराज हो क्या? मैंने जल्दी से कहा, नहीं तो। कृष्णा बोली, तो फिर तुमने उससे बात क्यों नहीं की? चलो माता जी इसे आराम करने दो, अपने भैया के लिए मैं रात का भोजन खुद बनाऊंगी। हाँ कृष्णा बहन, मैंने एक मुद्दत से बघारे बैंगन नहीं खाए। और वो मुस्कुराती हुई माता को लेकर बाहर चली गई। उनके जाते ही सुजाता ने मुंह बना लिया और नाराजगी के लहजे में बोली, लगता है तुम्हें पाकिस्तान में किसी से प्रेम हो गया है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सुजाता तुम्हें क्या मालूम कि मैंने कठिन दिन वहां गुजारे हैं, मगर तुम्हारी याद को एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं भुलाया। मैंने सुजाता के कांधे पर हाथ रख दिया। वो कुछ सिमट गई। अचानक मुझे अपने बॉस की हिदायत याद आ गई कि मुझे सुजाता से अपने ताल्लुकात को एक खास हद तक ही महदूद रखना होगा। उससे ब्याह की बात को भी किसी न किसी बहाने से टालते जाना होगा। और ये बात थी भी बड़ी मुनासिब। सुजाता से बेतकल्लुफी या बराह रास्त शादी का मतलब मेरी तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और कंबल ऊपर करते हुए कहा, सुजाता। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन तुम मुझे कुछ बदले बदले से लगते हो। मेरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ये तुम कैसे कह सकती हो? वो बोली, इसलिए कि पहले तुमने मुझे सुजाता जी नहीं कहा, तुम तो मुझे हमेशा सुजाता डार्लिंग कहकर पुकारते थे। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सुजाता डार्लिंग, जीवन की इस कदर कठिन राहों से गुजरा हूँ कि तुम्हारी कदर मेरे दिल में ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के जंगलों में दरबदर होते हुए कई बार ऐसा हुआ कि यमराज सामने आकर खड़ा हो गया। लगता था कि बस अब मरने वाला हूँ और यहाँ मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई ना होगा। विश्वास करो ऐसे वक्त में तुम्हारे ख्याल ने मेरी ढारस बंधाई। सुजाता शर्मा गई। वो बड़ी खुश हुई। मेरा शक दूर हो गया। उस लड़की को शक पड़ सकता था क्योंकि एक लड़की मरहूम कैप्टन किशन मेहता के बेहद करीब थी और मुझे अभी तक ये इल्म न हो सका था कि उसके अपने महबूब और प्रेमी कैप्टन मेहता के साथ जिस्मानी ताल्लुकात की हद कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होती है। ये भी मुझे वक्त के साथ साथ मालूम करना था और फिर अपनी एक हद मुकर्रर करनी थी। मैंने जमाई ली तो सुजाता बोली, मैं माता जी के पास जाती हूँ। मेरी माता जी और पिताजी आगरा गए हुए थे। शाम को वो भी बधाई देने आएंगे। उन्हें हमने फोन पर बता दिया था कि तुम भगवान की कृपा से दुश्मन की कैद से निकलकर भारत में दाखिल हो चुके हो। मैं नहीं चाहता था मगर सुजाता ने बेधड़क झुककर मेरा माथा चूम लिया। फिर वो चली गई। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैं तन्हा रहकर इस घर में एक इंतहाई अजनबी मगर इंतहाई करीबी आदमी की हैसियत से दाखिल होने के बाद अपने इस तजुर्बे को थोड़ा सा हजम करना चाहता था। सुजाता के जाते ही मैंने कंबल ऊपर करके आंखें बंद कर ली और आइंदा पेश आने वाले वाकयात और पेचीदा हालात के बारे में गौर करने लगा। फिर आंखें खोल कर देखा। कमरे की अकबी खिड़की में से गुरूब आफ्ताब की अलविदाई रोशनी अंदर आ रही थी। दीवार पर हनुमान जी की फ्रेम की हुई तस्वीर लगी थी। लिखने वाली टेबल पलंग के पास ही थी। मैंने टेबल लैंप जलाया और उठकर कुर्सी पर बैठ गया। देखा कि मेज पर फ्रेम में एक जानिब सुजाता की तस्वीर लगी थी, दूसरी जानिब एक गंजे और कुछ मेरी शक्ल वाले उथेड़ उम्र आदमी की तस्वीर थी। मैंने तस्वीर को उठाकर देखा। उसके नीचे लिखा था, सूबेदार आत्मा राम मेहता। मैंने जल्दी से तस्वीर वहीं मेज पर रख दी। ये कैप्टन रामकिशन मेहता के वालिद की तस्वीर थी। अब मैंने एक एक करके मेज और सारे दराज खोल कर देखे। उनमें कुछ खुतूत उर्दू हिंदी में लिखे हुए, कुछ जरूरी याददाश्तों के कागजात, 2 रेलवे टाइम टेबल, एक हिंदी की जंतरी, अंग्रेजी की 2 जासूसी किताबें और इस किस्म के बेकार और मेरे काम न आने वाली चीजें भरी हुई थी। एक दराज में मुझे कैप्टन मेहता की यानी अपनी चेक बुक मिल गई, जिसमें से 2 चेक काटे गए थे, एक 700 रुपए का और एक 147 रुपए का। गाड़ी के लाइसेंस और जरूरी कागजात भी ऊपर वाली दराज में पड़े थे। मैंने अपना पासपोर्ट और बटवा भी उसी दराज में रख दिया। मैंने अलमारी खोलकर देखी। उसमें मेरी एक फ्रेम की हुई कप्तानी के जमाने यानी रेगुलर फोर्स के जमाने की बावर्दी तस्वीर पड़ी थी। मैं हैरान रह गया। वाकई मुझ में और मरहूम कैप्टन मेहता में गजब की मुमासलत थी। रही सही कसर प्लास्टिक सर्जरी ने पूरी कर दी थी। मैंने तस्वीर वहीं पड़ी रहने दी जहां मेरे मुख्तलिफ कपड़े लटके हुए थे। धोती, कुर्ता, स्लीपिंग सूट, 2 गर्म सूट, 2 वास्कटें, एक गांधी कैप भी एक तरफ टंगी थी। नीचे अलमारी में एक तरफ मेरे कुछ जूते पड़े थे। मैंने अलमारी बंद कर दी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? कृष्णा कुमारी की आवाज आई, भैया जी। तुमने तो पहले कभी ना पूछा था कि कौन है, हर वक्त यही कहा करते थे कि तुम अंदर आ जाओ। उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर आ गई। मैंने दिल में कहा, बीबी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मरहूम भाई क्या कुछ करता था। एक तरह से मुझे इस बात की खुशी भी हो रही थी कि इस घर की मुसर्रतों को वापस ले आया हूँ और मेरे आने के बाद इस घर की वीरानी शादमानियों
कहानियों में तब्दील हो गई है और माता जी को उसका बेटा, सुजाता को उसका महबूब और कृष्णा कुमारी को उसका छोटा भाई मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा बहन क्या करूं, दुश्मन की कैद में रहकर बहुत बातें भूल गया हूं। इन लोगों को मैंने यही बताया था कि कुछ दिनों पाकिस्तानियों की कैद में रहा हूं, जहां से एक रोज फरार हो गया। कृष्णा बोली, सुजाता के माता पिता जी आगरा से तुम्हें मिलने आए हैं, आओ मेरे साथ उनका स्वागत करो। सुजाता के माता पिता के चरण छुए तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। सुजाता की माँ खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। ये ड्रामा भी शाम तक होता रहा। रात को खाने पर सारी फैमिली और सुजाता का खानदान और कृष्णा कुमारी के खावत का भी खानदान मौजूद था। तरह तरह की मिठाइयाँ और भोजन पकाए गए थे। मेरे पसंदीदा बघारे बैंगन भी मौजूद थे। टीवी पर दिल्ली का मेयर तकरीर कर रहा था। सुजाता ने टेप चला दी और कमरे की दूसरी आवाजों में माइकल जैक्सन के अंग्रेजी गानों की आवाज भी शामिल हो गई। कृष्णा के दोनों बच्चे डिस्को डांस करने लगे। खाने के बाद ये महफिल कुछ देर तक जारी रही। फिर मेरी बड़ी बहन कृष्णा कुमारी अपने खावत हरि प्रसाद और बच्चों को साथ लेकर चली गई। आगरा वाले रिश्तेदार भी बंगले के दूसरे बेडरूम में बच्चों के साथ घुस गए। मेरी माता जी स्नान करने के बाद दुर्गा माता की छोटी सी मूर्ति के आगे बैठकर श्लोक पढ़ने लगी। सुजाता भी इजाजत लेकर अपने माता पिता के साथ अपने घर चली गई। मैंने माता जी के चरण छुए और अपने घर में आकर अंदर से दरवाजे पर चटखनी लगाकर पलंग पर लेटकर वहां गुजरने वाली अपनी आइंदा इंतहाई पुरखतर जिंदगी के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद माता जी के श्लोक पढ़ने की आवाज बंद हो गई। वो तुलसीदास की रामायण में से श्लोक पढ़ रही थी जो मैं पूरी तरह समझ रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ये मेरी यानी कैप्टन राम किशन मेहता की माता जी ही थी। बोली, किशन पुत्र, तुमने अंदर से कुंडी क्यों लगा दी? पहले तो तुम कभी कुंडी नहीं लगाया करते थे। ये भी मेरे लिए नई मालूमात थी। मैंने जल्दी से उठकर कुंडी खोल दी और कहा, माता जी, दुश्मन की कैद से नया नया भाग कर आया हूँ, मन में एक डर सा लगा रहता है। माता जी ने मेरे माथे को चूम लिया और बलाएं लेते हुए बोली, पुत्र, विष्णु भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अब तू पिछले दिनों को भुला दे। मैं दूध माला के हाथ भिजवा रही हूँ। माला उस घर की दरमियानी उम्र की नौकरानी थी जो भोजन के सारे काम किया करती थी। माता जी जाते जाते रुक गईं, पलट कर मेरी तरफ देखा और बड़ी शफकत से मुस्कुराते हुए बोली, पुत्र, अब तू ब्याह रचा ले, बहू के आने से घर में रौनक हो जाएगी। सुन, सुजाता के माता पिता ने आज भी मुझसे तेरे ब्याह की बात की थी। वो लोग अब ये काम जल्दी कर देना चाहते हैं। मैंने माता जी का चमकता हुआ ममता भरा माथा चूम लिया और कहा, माता जी, आप चिंता न करें, कुछ दिनों बाद मेरी तरक्की होने वाली है, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। माता जी बहुत खुश हुई, मुझे प्यार किया और बोली, अब सो जा, तू बहुत थक गया है और हाँ, कुंडी मत लगाना। मैंने कहा, अच्छा माता जी। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, टेबल लैंप बुझाया और मुंह दीवार की तरफ करके आंखें बंद कर ली। माला जो दूध रख गई थी वो वैसे ही मेज पर पड़ा रहा। आंख खुली तो करीबी मंदिर से शंख और घंटियां बजने की आवाज कानों में पड़ी। सुबह हो रही थी। टेबल लैंप जलाकर दीवार पर लगे क्लॉक को देखा। सुबह के 8:45 बज रहे थे। बरामदे वाले रोशनदान में से सुबह की हल्की हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सारी रात गहरी नींद सोया रहा। तबीयत काफी हशाश बशाश थी। जब ख्याल आया कि ये मेरा घर नहीं है और मैं एक बहुत अहम कौमी मिशन पर जहाँ कैप्टन राम किशन मेहता के रूप में आया हूँ, तो दिल पर एक लम्हे के लिए बोझ सा पड़ गया। साथ वाले कमरे से माता जी के रामायण की कथा पढ़ने की आवाज आ रही थी। किचन में पानी की टूटी खुली थी। शायद माला सुबह सुबह ही आ जाती थी और वो बर्तन साफ कर रही थी। मैं उठकर गुस्ल खाने में घुस गया, शेव करके गुस्ल किया और स्लीपिंग गाउन में ही कमरे से बाहर निकल आया। माता जी के करीब जाकर राम राम करते हुए उनके चरण छुए और किचन की तरफ बढ़ा। माला वाकई आई हुई थी और गैस के चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। मैंने कहा, चाय की एक प्याली बना दो जल्दी से। माला ने ताज्जुब से देखा और बोली, बाबूजी, आप तो फजर के वेले हमेशा दूध पीते थे। मैंने माथे को हाथ से दबाते हुए कहा, हाँ हाँ, दूध ही पीऊंगा, मगर आज कुछ सर दर्द हो रहा है, पहले चाय की एक प्याली पीऊंगा। नाश्ते पर मेरे सामने एक कटोरी में दही और फुल्कियां लाकर रख दी गईं। मालूम हुआ कि कैप्टन मेहता नाश्ते पर दही और फुल्कियां शौक से खाता था। मैंने वैसा ही किया। मैंने थोड़े थोड़े सिगरेट पीने शुरू कर दिए थे क्योंकि कैप्टन मेहता भी सिगरेट पीता था। उसका ब्रांड भी मुझे नौकरानी माला की वसातत से मालूम हुआ। मैंने उसे सिगरेट लाने के लिए भेजा तो वो कैप्स्टन का पैकेट ले आई। जाहिर है कैप्टन मेहता यही सिगरेट पीता होगा। माता जी ने मुझे सामने बिठाकर नाश्ता करवाया। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो मेरे माथे पर गंगा के पानी में भिगोया हुआ मलमल का टुकड़ा छूकर बोली, पुत्र, आज तू दफ्तर नहीं जाएगा ना? मैंने कहा, माता जी, दफ्तर वाले चाहते हैं कि मैं आज भी आराम करूं। वैसे कुछ अफसर मुझसे मिलने आएंगे, उनके लिए थोड़ी सी मिठाई और फल माला से मंगवा कर रखिएगा। मैंने बटवे में से 200 रुपए निकाल कर माता जी को दिए। माता जी ने माला को आवाज दी कि बाजार जाए और सब्जी वगैरह खरीद कर मार्केट से लाए। मैं अपने कमरे में आ गया। इस घर का टेलीफोन मैंने देख लिया था कि खाने वाले कमरे में फ्रिज के ऊपर रखा था। मैंने माता जी से कहकर कि हो सकता है कि दफ्तर से फोन आ जाए, टेलीफोन उठवा कर अपने कमरे में रख लिया। मैं चाहता था कि अब फोन मेरे कमरे में ही रहे क्योंकि 2-1 दिन में किसी वक्त भी दिल्ली में मुकीम अपने एजेंट का फोन आ सकता था। मैं पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार था। इसमें मेरी खबर भी अंदर के सफे पर छपी थी।
मेरी तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इस खबर से मेरी हैसियत को तकवीत मिलती थी। उस रोज मोहल्ले के लोग और औरतें भी मुझे देखने और माता जी को बधाई देने आए। कोई मिठाई लाया, कोई फूलों के हार लिए चला आ रहा था। सब लोग मेरी माता जी को मुबारकबाद दे रहे थे। उन्होंने दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छपी हुई मेरी खबर के बारे में बताया। 10 बजे मेरे ऑफिस के 3 अफसर आ गए। इनमें हमारा डायरेक्टर वर्मा नहीं था। इनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था। वो एयरपोर्ट पर भी मेरे स्वागत को आया था और उसका नाम मुझे तिवाड़ी मालूम हुआ था। तिवाड़ी के हाथ में 2 फाइलें थी। मैंने उनकी चाय से तवाज़ो की। मैं बाकी 2 हिंदू अफसरों के नाम मालूम करने को बेताब था। बड़ी चालाकी से मैंने उनके बारे में मालूम किया। उनमें से एक का नाम कुमुद लाल जो मेरा स्टेनो था, दूसरे का नाम खैराती लाल था जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट था। ये तीनों पुख्ता उम्र के हिंदू लाले थे और खद्दर के कुर्तों पाजामों और गर्म सदरियों में मलबूस थे। खैराती लाल सुपरिंटेंडेंट ने कांधे पर गर्म शॉल भी डाल रखी थी और गांधी कैप भी पहन रखी थी। तिवाड़ी मेरे ही महकमे यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्रेटरी नंबर 2 था और उसकी बातों से पता चला कि जहां मेरे पास दूसरे ममालिक के साथ इंडिया की मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के खुफिया मुआहिदाती उमूर के मामलात थे, वहां तिवाड़ी के पास सिविल मामलात की निगरानी थी। तिवाड़ी एक इंतहाई तेज चमकीली आंखों वाला खुर्रांट किस्म का ओहदेदार लगता था। बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता था, जबकि खैराती लाल सुपरिंटेंडेंट और मुकुंद लाल स्टेनो एक आम क्लर्क टाइप मुंशी लग रहा था। मैं तिवाड़ी से होशियार भी रहना चाहता था और उसे अपनी मुट्ठी में भी रखना चाहता था। चुनाचे मैं उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा था। उसे पाकिस्तान के सरहदी इलाके में डिप्लॉय बॉर्डर फोर्स के बारे में बेकार किस्म की इत्तलात भी फराहम करने लगा। तिवाड़ी बड़े गौर से मेरी बातें सुन रहा था। कहने लगा, सर आपने बहुत तजुर्बा हासिल किया है, दुश्मन के अंदर से जो होकर आए हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके ऊपर मिनिस्ट्री को भिजवानी चाहिए। खैराती लाल सुपरिंटेंडेंट बोला, महाराज आप अभी जवान हैं, आपकी प्रमोशन का बड़ा चांस है। मैंने अपनी सीक्रेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर वर्मा साहब के बारे में पूछा तो तिवाड़ी बोला, उन्होंने आज फिर आपको शुभकामनाएं भेजी हैं सर, आपके बच रहने पर बड़े खुश हैं। फिर तिवाड़ी मेरी तरफ झुककर बोला, सर एक छोटी सी इंक्वायरी होगी। वर्मा जी कह रहे थे, परंतु वो तो दफ्तरी रूटीन होगी सर, सेक्रेटेरिएट से कर्मचारी आएंगे आपसे मिलने। मेरे बदन में एक ठंडी सनसनी दौड़ गई, लेकिन मैंने बहुत जल्द अपने आप को नॉर्मल कर लिया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आखिर मैं कुछ रोज दुश्मन के इलाके में रहकर आया हूँ। थोड़ी बहुत पुछगिछ तो मुझसे लाजमी तौर पर होने वाली थी। मैंने अभी से उसके लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। अब एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था। मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त मेरे दिल्ली वाले ऑफिस का एड्रेस वगैरह तो मुझे बता दिया गया था, लेकिन मैं इन रास्तों से बेखबर था। ये दफ्तर कहीं लोधी रोड के अकब में किसी गैर मानूस जगह पर था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी को लेकर ऑफिस में जाने के लिए निकलूं और रास्ते में किसी से अपने ऑफिस के बारे में पूछने का खतरा मोल लूं। मैं अपने घर में आए हुए ओहदेदारों से भी नहीं पूछ सकता था और दूसरे रोज मुझे अकेले ही अपने दफ्तर जाना था। कौन सी तरकीब लड़ाऊं? आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए तिवाड़ी से कहा, तिवाड़ी साहब कल सुबह मुझे दफ्तर की गाड़ी भेज दीजिएगा, मेरी गाड़ी कुछ खराब हो गई है, आज उसे मिस्त्री के पास पहुंचा रहा हूँ। तिवाड़ी बोला, भिजवा दूंगा सर, कोई बात नहीं। उसके बाद तिवाड़ी ने फाइल खोल कर मेरे सामने रख दी और बोला, आपके जाने के बाद ये फाइल मैंने अपने पास ही रखी थी। मैंने फाइल की वर्कगर्दानी करते हुए देखा कि वो एक कम्युनिस्ट मुल्क के साथ इंडिया के लिए असलहे की खुफिया खरीदारी के पैक्ट से मुताल्लिक फाइल थी। मैं अब समझ गया कि मेरे बॉस ने मुझे ही इस मिशन के लिए क्यों मुंतखब किया था और कैप्टन मेहता की मौत के बाद इस मिशन का ही इंतखाब क्यों किया था। कैप्टन मेहता तो वाकई एक इंतहाई नाजुक और हसास ओहदे पर फाइज था और हमें अपने मुल्क की सलामती के सिलसिले में यहाँ से बेपनाह मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। मैंने फाइल बंद करते हुए कहा, तिवाड़ी जी ये फाइल आप मेरे पास ही रहने दें, कल दफ्तर आकर बात करूंगा। तिवाड़ी ने दूसरी फाइल मेरे आगे कर दी और बोला, और ये फाइल मेरी पर्सनल है सर, आपको मालूम ही है कि मैं अभी तक किसी गैर मुल्की दौरे पर नहीं गया। हर बार शर्मा जी को ही भेजा जाता है। इस बार चेकोस्लोवाकिया का दौरा निकल रहा है, अगर आप मुझे भी रिकमेंड कर दें तो जरा सैर कराऊंगा। तिवाड़ी की हमदर्दियां और एतमाद हासिल करने का ये बड़ा अच्छा मौका था। मैंने तिवाड़ी को देखकर कहा, लाला जी निश्चिंत रहें, भगवान ने चाहा तो इस बार शर्मा जी की जगह आप चेकोस्लोवाकिया जाएंगे। तिवाड़ी की तो बातें खिल गईं, मगर अपने दफ्तर के ही 2 साथियों की मौजूदगी का एहसास करते हुए बोला, सर आपके होते हुए तो कर्मचारी को उसका हक मिलेगा ही, ये तो आपकी शुरू ही से साख रही है। मैंने उनकी चाय और फल वगैरह से तवाज़ो की और दोपहर के खाने से पहले वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं कमरे से निकलकर माता जी के पास आया तो बाहर मोटर के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। माता जी तख्त पर बैठी चावल चुन रही थीं। उनका हाथ रुक गया, उठकर बरामदे की तरफ गईं। मैं भी उनके पीछे पीछे था। बंगले के गेट के पास सड़क पर एक टैक्सी खड़ी थी और उसमें से एक बूढ़ा गोल मटोल सदरी पोश लाला एक भारी भरकम साड़ी वाली औरत के साथ बाहर निकल रहा था।
उनका बिस्तर टैक्सी की छत पर बंधा हुआ था। माता जी ने कहा, पुत्र आगे बढ़कर चरणछू, तेरे चाचा जी आ गए हैं। ये रामकिशन मेहता के वही चचा थे जिनके बारे में मुझे पाकिस्तान में बता दिया गया था कि बम्बई शहर के भिंडी बाजार में कपड़े की दुकान करते हैं और उनका नाम दुर्गा प्रसाद सेठ है। मैं लपक कर हाथ जोड़े उनकी तरफ बढ़ा। चरण छूने ही लगा था कि उन्होंने मुझे अपनी बाहर निकली हुई तोंद के साथ लगा लिया। अरे मेरे किशन, तेरे दर्शनों को तो आंखें तरस गई थी। भगवान ने बड़ी कृपा की भाभी, जो तेरा लाल तेरे चरणों में वापस आ गया। अब चची की बारी थी। मैंने उनके भी चरण छुए। उसने भी गले लगाकर मेरी बलाएं ली और कहा, भाभी, मैंने दुर्गा देवी के मंदिर में 125 रुपए की बर्फी चढ़ाई उसी वक्त जब सुना कि रामकिशन घर आ गया है। चचा दुर्गा प्रसाद ने मुझे गौर से देखा और मेरी नाक की तरफ उंगली का इशारा करते हुए पूछा, पुत्र, ये तुम्हारी नाक पर जख्म का निशान कैसा है? ये पाकिस्तान में मेरी नाक पर की गई हल्की सर्जरी का निशान था। मैंने नाक पर उंगली फेरते हुए कहा, भैया जी, मैं दुश्मन की कैद में था। भगवान की कृपा रही कि उन्होंने मुझे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, नहीं तो मेरी नाक भी सलामत न रहती। चचा दुर्गा प्रसाद और चची के बंबई से आने पर घर में शाम तक दूसरे रिश्तेदार यानी सुजाता के माता पिता और कृष्णा कुमारी का खावद हरि प्रसाद भी आ गया और काफी हंगामा रहा। रात को सुजाता भी आ गई। खाने पर 3 किस्म की सब्जियां, दालें और चटनियां बनाई गई थी। खिचड़ी भी थी और छोटे छोटे फुलके भी, जो मैं आम हालात में दर्जन भर चट कर जाता, मगर वहाँ एहतियात की जरूरत थी और मैंने सिर्फ 2 फुलके ही खाए। सुजाता मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे कमरे में आ गई। वो मुझसे सख्त नाराज थी कि मैंने उसे दफ्तर से फोन क्यों नहीं किया। पहले तो तुम दिन में मुझे 2 बार जरूर फोन किया करते थे, अब क्या बात हो गई कि तुमने मुझे 1 बार भी फोन नहीं किया? मैंने भी गुस्से में तुम्हें कॉल नहीं की। अब ये भी पता चल गया था कि कैप्टन रामकिशन मेहता अपनी महबूबा को दिन में कम से कम 2 बार फोन किया करता था। सुजाता ने मेरी कॉफी में चीनी नहीं डाली थी। मैंने एक घूंट भरा और कहा, अरे तुम चीनी डालना भूल गई क्या? सुजाता ने किसी कदर ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और बोली, किशन, तुम तो हमेशा कॉफी बगैर चीनी के पीते हो। मैंने सर को एक तरफ झटका और कहा, अरे मुझे भी क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया हूँ। फिर चेहरे पर इंतहाई संजीदगी तारी करते हुए कहा, सुजाता, तुम विश्वास करना, दुश्मन ने मेरा ब्रेन वॉश करने के इतने जतन किए कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अब तक अपना नाम और घर भी भूल गया होता। सुजाता ने मेरे सर को अपने साथ लगा लिया और बोली, अब मैं तुम्हें कभी हवाई जहाज में सफर नहीं करने दूंगी। भगवान तुम्हें अपनी शरण में रखे, तुम्हारे बिना तो मैं जी न सकूं। बात टल गई थी। मैं इतने बड़े परिवार में आ गया था कि कदम कदम पर लग़ज़िश खाने का डर लगा रहता था। फिर भी मेरी आंखें खुली थी और मैं इंतहाई मोहतात होकर एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। एक एक बात और एक एक हरकत को जहन में नक्श करता जाता। किसी वक्त जब मुझे ख्याल आता कि सेक्रेटेरिएट से 2 अफसरों का वफ्द मुझसे पूछगिछ करने आएगा तो दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता। यह आजमाइश किसी हद तक कड़ी थी। जो लोग आ रहे थे वो यकीनन बड़े तजुर्बाकार और आजमूदा CID के अफसर होंगे। उनकी उकाबी आंखों से बचने के लिए मुझे भी अपने तमाम तजुर्बे को एक जगह पर जमा करके उन्हें उनके तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। बहरहाल मैं पूरी तरह इस आजमाइश के लिए तैयार था। मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हासिल था कि मेरी शक्ल और मरहूम कैप्टन रामकिशन मेहता की शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि खुद उसके घर वालों और रिश्तेदारों और सुजाता को भी एक लम्हे के लिए शुबा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।